गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कार्यपालिका। और कार्यपालिका चैप्टर में पहली जो हमारी यूनिट है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो आज हम आपको हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको बताएंगे। वैसे तो बेटा आप सबको पता है कि हमारे देश में जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। तो आइए हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की। बेटा भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 75 में। परंतु उनकी नियुक्ति के लिए वह राष्ट्रपति पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को उसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करना होता है और कर सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। यानी कि बेटा इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति इसकी अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन इस मामले में वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसी उम्मीदवार को नियुक्त करेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। बेटा बहुमत का मतलब क्या होता है? टोटल संख्या का आधे से ज़्यादा। जैसे लोकसभा में जो एमपी की संख्या है वो एट प्रेजेंट टाइम 545 है। जिस भी राजनीतिक दल को आधे से ज़्यादा सीट प्राप्त होगी, सरकार उस पार्टी की बनेगी। जब किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो या बहुमत अपना नेता चुनने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम कर सकता है। कई बार बेटा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, यानी टोटल संख्या का आधे से ज़्यादा नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करता है, परंतु ऐसी स्थिति में वह उसी व्यक्ति को इस पद पर अपॉइंट करेगा जो बहुमत को अपने साथ रख सकता है, नहीं तो वह अधिक दिन तक इस पद पर नहीं रह सकता। जैसे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद पर बहुत अधिक दिन तक नहीं टिक सके। यानी कि बेटा राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है। अगर कोई उम्मीदवार अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकता तो वो ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। यहाँ पर हमने चंद्रशेखर जी का उदाहरण दिया है। यानी कि 13वीं लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। उधर 24 राजनीतिक दलों के संगठन राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन, ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपना नेता चुना, तो राष्ट्रपति ने श्री वाजपेयी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी जिस उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है उसके लिए बेटा उसको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। परंतु राष्ट्रपति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, परंतु यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त होने के 6 मास के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य अवश्य बनना पड़ेगा। यानी कि बेटा जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा का हो, लेकिन जब उसको नियुक्त कर दिया जाता है तो 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने के टाइम के अंदर उसे पार्लियामेंट के किसी भी सदन का मेंबर जरूर बनना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो 6 मास के समाप्त होने पर उसे अपने अपने पद से रिजाइन देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो उच्चतम न्यायालय कौन सा? जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि हमारा दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय 17 अगस्त 2001 में यह स्पष्ट कर दिया कि बिना निर्वाचन के वह पुनः लोकसभा की शेष अवधि में अपने पद को धारण
नहीं कर सकता। 21 जून 1991 को जब राष्ट्रपति ने जो उस समय था, उन्होंने श्री पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी, तो वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। यानी कि बेटा ये बात है 1991 की। नरसिम्हा राव लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर बेटा हमने यह बात बताई आपको कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। अब बात आती है बेटा प्रधानमंत्री के टर्म की, यानी कि कार्यकाल की। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, वह उसी समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का बहुमत उसके साथ हो। बहुमत खोने के बाद वह अपने पद पर नहीं रह सकता। जैसे 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीनों में अपना बहुमत गंवा बैठे थे और उन्हें अपने पद से हटना पड़ा था। यानी कि प्रधानमंत्री बेटा वैसे तो 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। वह जब तक प्रधानमंत्री के पद पर बना रहेगा जब तक लोकसभा का बहुमत उसके साथ है। अगर लोकसभा का बहुमत 5 साल से पहले गिर जाता है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। यहाँ पर हमने अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण दिया है कि 13 महीनों में उन्होंने अपना बहुमत खो दिया था, जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा। अब बात आती है बेटा कि जो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं या फिर जो कार्य हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियाँ हैं। सबसे पहले है बेटा मंत्रिपरिषद का गठन, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद का गठन करना। प्रधानमंत्री अपने नियुक्ति के बाद पहला कार्य अपने मंत्रिमंडल के निर्माण के संबंध में करता है। वह मंत्रिपरिषद में किए जाने वाले मंत्रियों की सूची तैयार करता है, जिसमें इसके दल के महत्वपूर्ण सदस्यों को लिया जाता है। वह संसद से बाहर व्यक्तियों को भी इसमें स्थान दे सकता है। जैसे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। राष्ट्रपति इस सूची के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उसे अपनी इच्छा में फेरबदल नहीं कर सकता। यानी कि प्रधानमंत्री का जो सबसे पहला कार्य है या जो सबसे पहली शक्ति है बेटा वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद का गठन करना। यह प्रधानमंत्री का काम है। दूसरी बेटा जो उसकी मेन शक्ति है वो क्या है? मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। मंत्रियों में विभिन्न विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री अपनी इच्छा के अनुसार करता है। वह इसका निर्णय करता है कि कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री होगा और कौन उप मंत्री होगा। यानी कि बेटा मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री बाद में अपनी इच्छा से उसके विभाग को बदल सकता है। जैसे श्री राजीव गांधी ने 25 बार अपने मंत्रियों के विभाग बदले थे। यानी मंत्रियों में विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से करता है और बदलाव भी अपनी इच्छा से कर सकता है। तीसरी जो प्रधानमंत्री की मेन शक्ति है, मेन पावर है, वो क्या है? मंत्रियों को पद से हटाना। प्रधानमंत्री यदि किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो उसे त्यागपत्र के लिए कह सकता है और ऐसी दशा में वह मंत्री अपना त्यागपत्र दे सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उस मंत्री को पद से हटाने के लिए भी कह सकता है। प्रधानमंत्री जब चाहे अपनी मंत्रिपरिषद में परिवर्तन कर सकता है और ऐसा करते हुए उसे मंत्री को छोड़कर अन्य सबको दोबारा मंत्रिमंडल में ले सकता है। इस प्रकार उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई मंत्री अपने पद पर नहीं रह सकता। कहने का मतलब ये है बेटा, अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य से खुश नहीं है तो वह उसको उसके पद से हटा सकता है। यानी कि मंत्रियों को पद से हटाने की पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। अगली जो पावर है वो है बेटा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाता है, उनका समय
तथा स्थान निश्चित करता है और उसे रखे जाने वाले विषयों का निर्णय करता है। यह बैठक की प्रधानता करता है और किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करके अन्य मंत्रियों और विचारों को भी प्रभावित करता है। सामान्य मंत्रिमंडल के निर्णय प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार लिए जाते हैं। उसकी इच्छा के विपरीत मंत्रिमंडल के निर्णय नहीं हो पाते। यानी कि मंत्रिमंडल की जो बैठक है बेटा, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अपने विचार रखता है और प्रत्येक मंत्री को उसके विचारों की इज्जत करनी पड़ती है। अगली जो उसकी पावर है बेटा, वो क्या है? विभिन्न मंत्रियों के कार्यों में समन्वय। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के मंत्री हैं उनके कार्यों में समन्वय कौन बनाता है? प्रधानमंत्री बनाता है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करता है, विभिन्न मंत्रियों में तथा उनके विभागों में समन्वय स्थापित करता है। अपने विभाग से संबंधित मामले पर मंत्री प्रधानमंत्री से ही सलाह तथा आदेश लेते हैं। प्रधानमंत्री उनमें से जिन मामलों को चाहे मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, बैठक में ले सकता है कोई भी फैसला। इसी तरह राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के लिए कड़ी का काम करता है। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है तथा प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति की सलाह देता है। राष्ट्रपति को भी सूचना चाहिए, वह प्रधानमंत्री के माध्यम से प्राप्त होती हैं। यानी कि बेटा जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वो सारी सूचनाएं राष्ट्रपति को प्रदान करता है और सीधे किसी मंत्री से नहीं प्राप्त करता, बल्कि प्रधानमंत्री से हर बारे में पता करता है। वह राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार है। यानी कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति का एक सलाहकार है और राष्ट्रपति की सलाहकार के रूप में क्या करता है? सलाह भी लेता है। अगला है बेटा लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद का नेता। प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होने के साथ साथ संसद का नेता भी माना जाता है कि पार्लियामेंट का क्या है? ये नेता है, क्योंकि इसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की सूचना वह संसद के सामने रखता है। संसद भी उसे अपना नेता इसलिए मानती है क्योंकि वह लोकसभा में बहुमत का नेता होता है तथा संसद में लोकसभा को ही वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखो बेटा, पार्लियामेंट के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उस पार्टी की सरकार बनेगी। राज्यसभा इसका दूसरा सदन है। संसद का अधिवेशन कब तथा किस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाया जाता है, इन सब बातों का निर्णय भी प्रधानमंत्री ही करता है। यानी कि संसद का नेता कौन है बेटा? प्रधानमंत्री। अगला जो इसकी शक्ति है वो क्या है? लोकसभा का नेतृत्व करता है, लीडर ऑफ द लोकसभा। इंग्लैंड की भांति भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। वह सदन में सरकार की नीति से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं करता है और प्रश्नों का उत्तर देता है। वह लोकसभा में वाद विवाद को आरंभ करता है, मंत्रियों की सदन में आलोचना से प्रोटेक्शन करता है। वह अपने दल के सदस्यों को सचेत करता है और फिर विप्स द्वारा आदेश तथा निर्देश भेजता है तथा उन पर निगरानी और नियंत्रण रखता है। सदन के वैधानिक कार्यों पर उसका विशेष प्रभाव होता है। यह अध्यक्ष के साथ मिलकर सदन का कार्य करता है तथा सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करता है? उसकी अध्यक्ष की सहायता करता है। अगली जो बेटा प्रधानमंत्री की जो पावर है वो क्या है? राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है, लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के मध्य कड़ी का काम करता है। वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए निर्णय की सूचना देता है तथा राष्ट्रपति के विचार मंत्रिमंडल के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति उसे किसी एक मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए निर्णयों पर मंत्रिमंडल का निर्णय लेने के लिए कह सकता है। वह राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से सहमत न हो तो भी उसे परामर्श मानना पड़ता है। यानी कि राष्ट्रपति का वो सलाहकार होता है। जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उसके हर कार्य से खुश हो, लेकिन फिर भी उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है बेटा? बाध्य है, क्योंकि वो लोकसभा में बहुमत का नेता होता है। इसी तरह बेटा जो अगली पावर है वो है लोकसभा को भंग करने का अधिकार,
पावर टू डिसलॉ लोकसभा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे कॉमन सभा को भंग करवाकर देश में चुनाव कर सकता है, अर्थात उसे कॉमन सभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है और इस मामले में उसे मंत्रिमंडल की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार का अधिकार भारत के प्रधानमंत्री को भी दिया गया है। वह राष्ट्रपति को सलाह देकर लोकसभा को भंग करवा सकता है, जैसे कि वर्ष 1977 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर लोकसभा को भंग कर दिया था। इस प्रकार चौधरी चरण सिंह की सलाह पर राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी ने भी लोकसभा को भंग किया था। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह को मानना पड़ेगा और ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 42 में किया गया है। यानी कि बेटा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह माननी पड़ेगी, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 42 में किया गया है। और लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार किसका है? प्रधानमंत्री का है। यानी कि वो राष्ट्रपति को परामर्श देकर लोकसभा को भंग कर सकता है। हमने 2 उदाहरण दिए हैं कि किस प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को ऑर्डर देकर लोकसभा को भंग किया। इसी प्रकार जो अगली पावर है बेटा, वो पावर है अपॉइंटमेंट की। बड़े बड़े पदों पर जो अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया, तो इनकी अपॉइंटमेंट पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति करनी है या राजदूत, न्यायाधीश, आयोगों के अध्यक्ष, ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, इस पर राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह लेता है और उसी की सलाह पर अपॉइंटमेंट की जाती हैं। राष्ट्रपति जो पद तथा पदवियां प्रदान करता है, उसका डिसीजन भी प्रधानमंत्री करता है कि किस व्यक्ति को किस पदवी से नवाजा जाएगा। इसका डिसीजन प्रधानमंत्री की विचारों के आधार पर किया जाता है। इसी तरह बेटा जो अगली पावर है वो क्या है? सरकार का प्रमुख वक्ता, चीफ स्पोकन मैन ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेटा प्रधानमंत्री ही सरकार का चीफ स्पोकन मैन होता है, वक्ता होता है। मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा जनता या संसद के सामने प्रधानमंत्री ही करता है। सरकार के सामने जो भी समस्याएं होती है उन पर सरकार की नीति के बारे में विचार प्रकट करता है। संसद में जब भी कोई मंत्री अपने विभाग के संबंध में ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दे पाए तो प्रधानमंत्री उसकी सहायता करता है, उत्तर देता है। इसी तरह जो उसकी अगली जो मेन पावर है प्राइम मिनिस्टर की, वो है लीडर ऑफ द नेशन, यानी कि बेटा राष्ट्र का नेता। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ऐसा लीडर है जो प्रेसिडेंट नहीं होता, यानी कि मेन पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। इस बात ने प्रधानमंत्री की जो पोजीशन है वो और भी पावरफुल बना दी है, क्योंकि वह एक प्रकार से जनता का डायरेक्ट रूप से चुना हुआ लीडर होता है। डायरेक्ट मतलब जिसमें जनता खुद वोटिंग करती है और अपनी चॉइस के आधार पर अपने नेता को चुनती है। देश पर संकट हो तो राष्ट्र प्रधानमंत्री की ओर सहायता के लिए देखता है। जनता उसकी अपील पर अमल करती है और उसके नेतृत्व में आगे बढ़ती है। यानी कि बेटा जब भी देश पर कोई संकट पैदा होता है, जैसे हम वर्तमान समय की बात करें कि पूरा देश कोरोना बीमारी से जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में पूरा देश किसके मार्गदर्शन पर चल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन पर चल रहा है। राष्ट्र की आंतरिक तथा विदेशी नीति प्रधानमंत्री द्वारा ही तैयार की जाती है। यानी कि बेटा मेन राष्ट्र का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और मेन पावर भी किसके पास होती है? देश के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और देश का सारा जो जिसकी रूपरेखा है, जो आधार है, वो किस पर टिका होता है? देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर टिका होता है। इसी तरह जो इसकी बेटा अगली पावर है वो क्या है? विदेशों से संबंध स्थापित करना, रिलेशनशिप विद द फॉरेन कंट्रीज। वैसे तो राष्ट्रपति बेटा राज्य का अध्यक्ष है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कानूनी तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इंटरनेशनल जो फील्ड है उस पर जो रिप्रेजेंट करने का काम है वो किसका है? प्रेसिडेंट का है। परंतु वास्तव में विदेशी सरकार प्रधानमंत्री को हो वास्तविक प्रतिनिधि मानती है। प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे अधिक करता है, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता है तथा व्यापारिक तथा राजनीतिक समझौते करना और शीत युद्ध व शांति की घोषणा का निर्णय करता है। ये सारी वो शक्तियाँ हैं बेटा जिसमें मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, मंत्रियों को उनके पद से हटाना, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न मंत्रियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना,
या फिर चीफ एडवाइज़र ऑफ द प्रेसिडेंट होना, या फिर लीडर ऑफ द पार्लियामेंट होना, या फिर लीडर ऑफ द लोकसभा होना, या फिर लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, या फिर पावर टू डिस्ट्रॉय लोकसभा, या फिर अपॉइंटमेंट। इन सभी का जो मेन नेता होता है वो कौन होता है बेटा? प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह अगर हम बात की जाए प्रधानमंत्री की स्थिति की, पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की, हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम आपको बताएंगे कि संविधान तथा व्यवहार में प्राप्त शक्तियां और अधिकारों के आधार पर प्रधानमंत्री देश का सबसे पावरफुल लीडर होता है, जो राष्ट्र, संसद व जनता का नेता है। यानी कि पार्लियामेंट का भी नेता है, पार्लियामेंट के जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसका भी नेता है और जनता का भी नेता है, जिसकी इच्छा विचारधारा सर्वाधिक महत्व रखती है। इसलिए संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यदि हमारे देश में किसी अधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाती है तो वह देश का प्रधानमंत्री है। यानी कि बेटा विश्व में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है? भारत के प्रधानमंत्री से की गई है। यानी कि भारत का प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। इसी तरह के.टी. शाह का ऑर्डर 1975-77 में आंतरिक आपातकाल सत्य भी सिद्ध कर दिया, लेकिन इसे अपवाद ही कहा जा सकता है। यानी कि इसकी शक्तियों को देखकर इसको क्या कहा जा सकता है? तानाशाह कहा जा सकता है कि इसके पास इसकी इतनी शक्तियां हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री तानाशाह बनने में संभावना काफ़ी कम है। अगर बात की जाए पोजीशन इन पार्टी की, तो प्रधानमंत्री की जो पोजीशन होती है वह इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे अपने दल में क्या स्थिति है। यदि उसका दल पर नियंत्रण है, कंट्रोल है, तो उसकी पोजीशन बहुत ही पावरफुल होती है। जैसे प्रधानमंत्री अगर मजबूत होगा, जैसे नेहरू, इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी की थी, वो बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री थे। यदि उसका अपने दल पर नियंत्रण कम है तो उसकी स्थिति कमज़ोर होती है। जैसे मोरारजी देसाई की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन अगर बात की जाए इंदिरा गांधी की या पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो उनकी पोजीशन अपने दल पर काफ़ी कंट्रोल था। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। उसे अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह शक्तियाँ प्राप्त हैं और उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। सारे देश की जो आधारशिला है वो देश के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो नेता है या सबसे पावरफुल नेता है वो है हमारे देश का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल।